नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी द्वारा रचित उपन्यास मायापुरी का 6वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। विस्तृत हरित लॉन में अलग अलग कुर्सियां और मेज लगी थी। तिवारी जी ने पार्टी में रुपया पानी की भांति बहाया था। प्रत्येक मेज पर श्वेत कपड़े बिछे थे। कांच के कट ग्लासों में क्लफ किए नैपकिनों को बगुले के आकार में सुरुचिपूर्ण ढंग से लगाया गया था। चमचमाती वर्दी पहने बैरागन परिवेशन को तत्पर थे। अतिथियों में मंत्री, एमपी, विदेशी राजदूत, साहित्यिक, रेडियो कलाकार से लेकर प्रमुख जज, चीफ जस्टिस तक सभी थे। दूर दूर तक वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल किसी खद्दर की टोपियों की अशेष पंक्ति दृष्टिगोचर होती थी। स्त्रियों की रंग बिरंगी साड़ियां विद्युत के आलोक में चमक रही थी। कारों की कतार में अपनी कार को खड़ी कर सतीश उतरा। पुलिस बैंड कोई पहाड़ी लोकगीत की धुन बजा रहा था। बैंड मास्टर का छोटा सा गोरखा पुत्र एक मेमोनो लेकर संगीत के साथ पैर पटकता अतिथियों का मनोरंजन कर रहा था कि मंजरी पहले उतरी। बोली, उतर मार्बल। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा जी ना जाने कैसा हो रहा है, शोभा बोली। भीड़ देखकर वह बेचारी घबरा गई। उसने कल्पना भी नहीं की कि उसे इतनी बड़ी भीड़ में जाना पड़ेगा। तुम लोग हो आओ, वह फिर बोली। मैं कार में प्रतीक्षा करूंगी। भैया देखो तो इस पगली को, मंजरी ने कहा। उतर मार्बल, पागलपन मत कर। अभी हमें किसी ने नहीं देखेगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। सतीश ने दरवाजा एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से शोभा का हाथ पकड़कर खींच लिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानता, वह बोला, और उसने क्षण भर में आश्चर्य से देखा कि उसके हाथों में आई वह हथेली पसीने से तर और बर्फ सी ठंडी थी। एक पास से आती कार की रोशनी में उसे शोभा का मुंह दिखा। रक्त की एक बूंद भी उस पर ना थी। सफेद चेहरे को देखकर वह बोला, सच तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लगती, चलो तुम्हें घर पहुंचाऊं। नहीं, घबराकर शोभा बोली। चलिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे जरा घबराहट से चक्कर सा आ गया था। वह सोचने लगी, वह घर लौटकर जाएगी तो मौसी क्या कहेंगी। कुछ भी तो नहीं हुआ है उसे। वह कांपते पैरों से उनके साथ चली। अपनी दुर्बलता पर उसे खींच उठ रही थी। चिंता से सतीश ने फिर उसके रक्तहीन मुख पर दृष्टि डाली। तुम बहुत एनीमिक हो शोभा, कुछ लीवर के इंजेक्शन लेने चाहिए। सिर झुकाकर शोभा चलती रही। चलने में कभी कभी उसकी साड़ी सतीश को छू जा रही थी। वह क्षणिक स्पर्श सतीश को अत्यंत मधुर लगा। सतीश को देखते ही तिवारी जी स्वयं अगवानी करने आ गए। बड़े आदर और स्नेह से दोनों हाथ पकड़कर अपने साथ के सोफे पर लिवा ले गए। सबसे परिचय कराने लगे। सविता लेडी बग के साथ बैठी थी। किसी विदेशी राजदूत की पत्नी लेडी बग तिवारी जी की सम्माननीय अतिथि के रूप में आई थी। सतीश को देखकर सविता ने लज्जा से आंखें झुका ली। लेडी बग ने देख लिया, बोली, इज ही योर फियांसी? क्या यही तुम्हारे भावी पति हैं? सविता ने सिर में हिला हाँ कहकर सिर हिलाया। यू आर लकी माई चाइल्ड, तुम भाग्यशालिनी हो। और दैट टू ब्यूटीफुल गर्ल्स विद हिम। ईर्ष्या से सविता का मुंह काला पड़ गया, पर अपने को संयत कर उसने उनका परिचय दिया। लेडी बग मुक्त दृष्टि से शोभा को देख रही थी। उन्होंने फ्रांस, इटली, जावा, सुमात्रा आदि अनेक द्वीपों की सुंदरियां देखी थी। हॉलीवुड के भड़कीले चित्र जगत में उनकी बड़ी पुत्री अभिनेत्री की शिक्षा ग्रहण कर रही थी, पर ऐसा सरल निर्दोष सौंदर्य तो उन्हें कभी नहीं दिखा। शोभा का सौंदर्य द्विगुणित हो गया था। उसकी पांडु श्वेत मिश्रित आनन फानन श्री पर तीव्र विद्युत रश्मियां पड़ रही थी। उसके अधर पल्लव भय मिश्रित लज्जा से परिस्पंदित हो रहे थे, पर और वह मंजरी की आड़ में अपने को छिपाने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रही थी। प्रतनु साड़ी का आंचल हवा में चंचल होकर उड़ा जा रहा था और उसके यौवन से उभरे शरीर पर कसा श्वेत ब्लाउज उसके छिपाने पर भी दिखा जा सकता था। तिवारी जी ने लेडी बग के मनोरंजनार्थ संगीत का भी आयोजन किया था। आज 3000 रुपये लेकर वे केवल एक रागिनी बजाने के लिए आए थे। प्रसिद्ध सरोद वादक मुबारक हुसैन। ठुमरी का स्वर अभी भी हवा में गूंज रहा था। गायन हो रहा था कि सतीश ने देखा शोभा भी उस स्वर के साथ साथ डूबती उतरती न जाने किस कल्पना लोक में पहुंच गई थी। उसका एक हाथ दूसरे पर रखा था। पतली साड़ी का आंचल गिरकर गोदी में पड़ा था। अर्ध मिलित नयनों से वह ध्यान मग्न वहां होकर भी मानो कहीं और थी। उसके ताजे गुलाब की पंखुड़ियों से अधर पल्लव खुल गए। तभी
चौंक कर उसने सतीश की मुख दृष्टि पर अपने पर निबद्ध देखी। हड़बड़ाकर उसने आंचल ठीक किया और मंजरी से सटकर बैठ गई। एक दो बार पहले भी वह सतीश की ऐसी त्रिषित विमुग्ध दृष्टि के नीचे सहम उठी थी, पर आज तो उसका हृदय उछलकर कानों में बजने लगा। मुट्ठी में बंद रुमाल की जिस गोली से वह खिल रही थी, वह पसीने से तर हो गई। उसने देखा लेडी बग के पार्श्व में बैठी सविता मुंह का ग्रास छीन ली गई बाघिनी की भांति उसे घूर रही थी। ऐसी दृष्टि से तो उसे सतीश ने कभी नहीं देखा। शोभा के रूप ने इसकी ईर्ष्याग्नि में ईंधन का काम किया। एकाएक उसका मन संगीत पार्टी से उचाट हो गया। धीरे धीरे पार्टी के अतिथि एक एक कर विदा लेने लगे। सतीश, शोभा और मंजरी को कार तक पहुंचाकर सविता लौट आई। कमरे में जाकर उसने अपनी साड़ी उतारकर कोने में फेंक दी और ड्रेसिंग गाउन डालकर खिनसी खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। सतीश की पीली कार का धुआं धूल के गुबार के साथ मिलजुल कर अंधकार में विलीन हो गया। खिड़की बंद कर वह अपने विशाल कक्ष में लगे दर्पण के सम्मुख खड़ी हो गई। ड्रेसिंग गाउन खोलकर कुर्सी पर फेंक दिया। दिन प्रतिदिन बढ़ते शरीर के मांस का प्रतिबिंब तेज लाइट के प्रकाश में और भी स्पष्ट हो उठा। शहर के सबसे प्रसिद्ध ड्रेस मेकर की चतुर सिलाई भी उसके स्थूल अंग को नहीं ढक सकी थी। हाथों की कलाइयां बहुमूल्य नीलम के कंकण के तले भी सुडोल नहीं लग रही थी। गर्दन का मांस कई परतों में बटकर ठुड्डी तक चला आया था। उसके जी में आया एक पद प्रहार से वेनिशियन दर्पण चूर चूर कर दिया। अपना ड्रेसिंग गाउन उठाकर उसने अपने लंबे दर्पण पर डाल दिया और खिड़की के भारी रेशमी पर्दे खींच दिए। क्यूपिड की संगमरमर की मूर्ति के पास रखा सोने का सिगरेट केस उठाकर खोला, फिर न जाने क्या सोचकर रख दिया। अलमारी से कांच का पैग निकाला, ब्रांडी उड़ेल कर बिना पानी मिलाए पी गई। जलन और कड़वाहट गले के नीचे उतरते ही उसमें नई स्फूर्ति सी आ गई। इधर वह ब्रांडी नियमित लेने लगी थी, पर कितनी शांति मिलती थी इस पान के पश्चात। क्षण भर के लिए उसकी ठुड्डी के नीचे की मांस की परतें स्मृति पटल में से विलुप्त हो जाती। कभी उसकी कमर का माप था 23 इंच। स्कूल की एंग्लो इंडियन लड़कियां उसे स्कॉर्लेट ओहारा कहकर पुकारती थी। उसके छोटे छोटे सुंदर ब्लाउज अभी भी उन स्मृतियों से लिपटे बॉक्स में नेप्थलीन में दबे पड़े थे। कभी कभी वह उन्हें निकालकर पलंग पर सजा लेती और हाथ में उठाकर गालों से लगा लेती। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे ब्लाउज जिनको पहनने वाली अब नहीं रही। उसने सिगरेट जला ली। वह देहाती लड़की शोभा, जिसकी कमर है ही नहीं, छोटे से ब्लाउज में कसी कसाई। ब्रांडी रगों में पहुंच रही थी। आंखें तंद्रा से अभिभूत हुई जा रही थी। सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा उंगलियों में लगा, चौकर उसने नीचे फेंका, पैर से रगड़कर बुझा दिया। दूसरी सिगरेट जलाई। क्या सोच रही थी? दैट इमेच्योर चाइल्ड जिसकी आंखें ऊपर नहीं उठती, प्रिटी डिम्पल्स, प्रायः सपाट छाती, आसमानी ड्रेसिंग गाउन को उसने घुटने से ऊपर खींच लिया। उसका स्वस्थ गुलाबी मांसल घुटना उसकी ब्रांडी से झूमी जाती अधमुनी आंखों को बड़ा सुंदर लगा। दिस इज फ्लैश, पिंक रोजी। दूसरी सिगरेट ने फिर उंगली जलाई, पर अब की बार वह स्वयं ही हाथ से गिर पड़ी। गुलाबी नंगे घुटने का स्वप्न देखती देखती सविता की आंखें बंद हो गई। धीरे से दरवाजा खुलकर मिस यंग अंदर आई। गुड इवनिंग मिस, उसने कहा। कुछ उत्तर ना पाकर वह सोई स्वामिनी के पास जाकर डट गई। उसने फिर झुककर देखा। नशा अभी भी हटने का नहीं। अलमारी खुली थी, ताले में चाबियां लटक रही थी। अपनी ऊंची ऊंची एड़ियों को संभाल कर रखती उसने सविता के गिलास में थोड़ी ब्रांडी डाली और स्वयं गटक गई। नींद में ही सविता कुछ बड़बड़ाई। मिस यंग फिर उसके पास आ गई। अब सविता ने आंखें खोली और बोली, जरा झपकी आ गई थी, आप पानी ले आइए। मैं लाई हूँ मिस, कहकर मिस यंग ने कोने में रखी चिलमची उठा ली। तिपाई खिसकाकर बैठ गई। बड़े यत्न से सविता का स्थूल पैर हाथों में लेकर स्पंज करने लगी। आज आप बहुत थक गई होंगी ना? सविता ने जवाब नहीं थकी तो नहीं, एक सिगरेट देना मिस यंग। मिस यंग ने फुर्ती से सिगरेट केस बढ़ा दिया और फिर पैर पोंछकर एक जोड़ी बर्मिस सैंडल पास ही रख दी। अपने रंगीन बैग से ब्रश निकालकर वह सविता के बालों पर फेरने लगी। स्वामिनी का उदास मुंह देखकर उसे आश्चर्य हुआ, पर वह गिन गिन कर 50 बार ब्रश करती रही। सविता के सौंदर्य का एकमात्र चिन्ह रह गया था, उसका केशकुच, जिसे उसने काट काट कर छोटा कर लिया। पर उसमें दौड़ती लहरें जो छूने पर छुई मुई की भांति घुंघराली हो जाती थी, उनका पूर्वतः चमकीला काला रंग पहले जैसा था। उन पर ब्रश करके मिस यंग ने अश्वपूछ बनाकर काले रेशमी फीते से बांध दिया। फिर मैक्स फैक्टर की कई छोटी मोटी शीशियां निकालकर सधे हाथों से उसके फूले फूले लाल लाल मक्खन से मुलायम गालों पर अवलेपन करने लगी। बड़ी साधना और तत्परता से मिस यंग अपना कार्य कर रही थी। इन्हीं छोटे मोटे कार्यों के लिए वह प्रचुर मासिक वेतन पाती थी।
पहले वह बीओएसी में एयर होस्टेस थी। दुबली पतली सुंदर सी मिस यंग देखने में एंग्लो इंडियन पर अपने कथनानुसार आयरिश थी। उसके काले बालों और काली आंखों में आयरलैंड का लवलेश भी ना था, किंतु उसके वास्तविक जन्म के इतिहास की वही एकमात्र ज्ञाता थी। एक बार उसी के वायुयान में सविता के पिता ने भी यात्रा की थी। वे थे दमे के रोगी, मार्ग में दमे के दौरे से व्याकुल थे, गले में घर घर करते कफ को थूकने के लिए बार बार उठे ही थे कि एक पात्र लेकर मिस यंग वहीं बैठ गई। दिन रात की सेवा ने उन्हें जीत लिया। जब जाने लगे तो बोले, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है बेटी, कभी भी कुछ आवश्यकता हो तो मेरा कार्ड रखो। 2 माह पश्चात हाथ में एक नीले फाइबर का सूटकेस लटकाए मिस यंग आ गई राजदूत महोदय के द्वार पर। जिस प्लेन कंपनी में वह काम करती थी, उसने अनेक मिथ्या दोषारोपण कर उसे कार्यभार से मुक्त कर दिया था। वह उस पर केस चलाएगी, पर तब तक क्या श्रीमान उन्हें अपने गृह में स्थान दे सकेंगे? मिस यंग ने काले काले हुड वाली नन से शिक्षा पाई थी। नम्रतापूर्ण मिष्ट भाषण और हृदय विजय करने वाली हंसी उसी शिक्षा का फल था। तिवारी जी ने एक कमरा खाली करवा दिया। सविता अकेले रहती है, साथ हो जाएगा। 1 वर्ष में ना तो मिस यंग ने अपने केस का ही नाम लिया, ना अन्यंत्र कहीं जाने का। अब वह सविता के पीछे पीछे छाया सी घूमती है। कभी उसके श्रृंगार प्रसाधन में सहायिका बनती है, तो कभी विशाल भवन के असंख्य फूलदानों में फूल लगाती है। लोग भांति भांति की बातें करते हैं। कोई कहता है मिस यंग विवाहिता है, उसका एक छोटा लड़का मिशनरी पालते हैं, पति ने त्याग दिया, आदि आदि। सविता की माता को भी उसकी नियुक्ति अच्छी नहीं लगी, पर नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता। कई दिवस बीतने पर तो उसे पति के दर्शन होते। उन्हें अपने घर की ओर देखने का समय ही नहीं मिलता था। संतान हाथों से निकली जा रही थी। सविता के रंग ढंग से वह मन ही मन शुद्ध होती, पर अपना खून स्वयं ही पीकर चुप रहती। उसकी रंगी पुती आकृति उसे तीर सी चुभती। उसकी दिन रात की सिगरेटें उसके हृदय को दग्ध करती, पर कुछ कहने का साहस नहीं रहा। बड़ी रात्रि तक पुत्री के कमरे में यूनिवर्सिटी के छात्र, अध्यापक, मित्र वर्ग का जमघट रहता। हा हा ही हो सिगरेट का धुआं दीवार भेदकर स्पष्ट उसके कमरे में चला आता तो वह खींचकर सिर पीट लेती। उसके कुल की मर्यादा जैसे दम तोड़ रही थी। वह एक संभ्रांत कुल की बहू थी। उसके ससुर एक साधारण वकील थे, सीधे साधे, ईश्वर के अनन्य भक्त। सास सप्ताह में 3-4 व्रत रखती। आंगन में तुलसी तले अखंड दिया जलता। श्रावण और आषाढ़ में पार्थिव पूजन का समारोह रहता। प्रत्येक पर्व तिथि में 20 ब्राह्मण भोजन दक्षिणा से संतुष्ट आशीर्वाद देते अपने घर जाते। गृह की संपन्न अवस्था होने पर भी बहुएं घर का कोई भी काम करने में लज्जा बोध नहीं करती। जिस उम्र में वह 3-3 बच्चों की मां बन गई थी, उसमें सविता आज तक चीर कौमार्य का व्रत लिए बैठी थी। कहीं दुर्गम पहाड़ी पगडंडियां पार कर वह 3 बच्चों को घर पर छोड़कर ससुर के लिए पियोड़े का पानी लाती थी। उसकी तांबे की गगरी उसके दक्ष हाथों से सजी मंजी सदा आईने सी चमकती थी। धीरे धीरे इस युग का अंत हुआ। सविता और बच्चे बड़े हो गए। पति के जेल गमन से उसे धक्का लगा था, पर सबने समझाया कि देश के रत्न हैं, देश ही के लिए तो जेल गए हैं। तो उसकी छाती अभिमान से फूल उठती। आंखों के आंसू फटे आंचल से पोंछ लिए। समय ने पलटा खाया। पति जेल से लौटे तो हाथों पर हथकड़ियों के स्थान पर फूलों के गजरे थे। बाल सफेद हो गए थे, पर उन पर गौरव का सेहरा बंधा था। वह राजदूत बने। रानी के आसन पर बैठकर वह सब दुख भूल गई। पर क्या सच भूल गई? आज यही वैभव उसे विश्वल वल्लरी सा लिपट गया था। कभी एक रेशमी साड़ी के लिए वह ललचाकर रह गई थी। आज कई रेशमी साड़ियों से उसके दामी सूटकेस पटे पड़े थे, पर वह तृष्णा नहीं रही। कई दिनों तक उसे पति के दर्शन ही ना होते। राजनीति ने सौंत की भांति उसे दूर ढकेल दिया। पुत्र बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों के छात्रावास में रहते, घर आते भी तो कांटे छुरी से खाना खाते, अंग्रेजी में बातें करते और चौके में पटले पर बिठाकर अपने हाथ से पकवान खिलाने को वह तरस कर रह जाती। रसोई में गोवानीज खानसामे का एक छत्र राज्य था। अपनी ही रसोई के द्वार उसके लिए अवरुद्ध थे। उसके पति उसे कभी कभी विदेशी राजदूतों के यहाँ भी ले जाते। उनकी गोरी चिट्टी मेमों से एक आध सीखे अंग्रेजी शब्द बोलकर चुप बैठ जाती। वह संगीत की पारखी तो नहीं थी, पर पार्टी को के सरोद वादन और चंद्र बरदाई की करुण ठुमरी ने उसकी हृदय तंत्री तार भी आर्द्र कर दिए थे। पार्टी कब की शेष हो चली थी। कोलाहल और कारों की घर घर के पश्चात अजब मुर्दनी सी छा गई। पुत्री के वातायन से किसी अंग्रेजी संगीत के रिकॉर्ड का स्वर तैरता आ रहा था। बड़ी देर तक वह पति की राह देखती रही, फिर क्लांत होकर सोफे पर ही सो गई।